हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर चल रही होगी। तो भाई, अभी एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे साथ हुई है और वो ये, सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। देखो, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, क्लास चल रही थी हमारी, और कैमरा बंद हो गया। ठीक है, कैमरा बंद हो गया। ये क्लास आपकी दोबारा शूट करनी पड़ रही है। ये क्लास आपकी दोबारा शूट करनी पड़ रही है। ठीक है, तो देखते हैं आज का करंट अफेयर्स क्या क्या है आज के करंट अफेयर्स में। बाकी मैंने तो एक बार देख लिया, दोबारा देखूंगा, आप एक ही बार देखोगे। देखिए, पहला आर्टिकल है आपका एयर इंडिया के बारे में। एयर इंडिया ने इथोपियन एयरलाइंस के पूर्व चीफ रहे कौन, टेवोल्डे गैब्रे मरियम, इनको इन्होंने नया सीईओ अपॉइंट किया है। इनको इन्होंने नया सीईओ अपॉइंट किया है। तो यहाँ से सीधा सा आपका बस यही आपका सवाल बनेगा कि एयर इंडिया ने नया सीईओ किसको अपॉइंट किया है। सीईओ और एमडी दोनों एक ही व्यक्ति को इन्होंने बनाया है, जिसका नाम है क्या, टेवोल्डे गैब्रे मरियम। ठीक है। अब आपसे ये तो रही इनकी लाइफ जर्नी कि कौन है, कहाँ से है, क्या है, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए इससे पहले ये इथोपियन एयरलाइंस के पूर्व चीफ रह चुके हैं। इससे पहले इथोपियन एयरलाइंस के चीफ रह चुके हैं ये। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए और आपको इसमें पता होना चाहिए इसके बारे में, एयर इंडिया के बारे में। ठीक है, तो एयर इंडिया की जो स्थापना है वो 1932 में हुई थी। किसने की थी? जे आर डी टाटा ने टाटा एयरलाइंस के तहत इसकी स्थापना की थी 1932 में। ठीक है, उसके बाद 1953 में जब हमारा देश आजाद हुआ और हमारे यहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार आई, तो जो जितनी संस्थाएं थी उनका एक नेशनलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, राष्ट्रीयकरण का एक दौर शुरू हुआ। सब कुछ सरकार ने अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया। जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण आप यहाँ पर पढ़ोगे, उसी तरीके से यहाँ पर इस एयरलाइन का भी राष्ट्रीयकरण हुआ। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और इसका नाम क्या हो गया? एयर इंडिया था। ठीक, फिर 2022 में ये वापस से टाटा ग्रुप को मिली थी। ठीक है, वापस से टाटा ग्रुप को कब मिली? 2022 में मिली। ठीक, आपको सिर्फ इतनी इसमें जानकारी पता होनी चाहिए। बाकी इनके बारे में, इनकी बायोग्राफी जानने में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आपसे पूछेगा। अगला आर्टिकल देखते हैं, अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल है भाई आपका नाविक के बारे में, नाविक सिस्टम के बारे में है कि नेविगेशन सिस्टम को मजबूत करने और भविष्य के स्पेस मिशन में मदद के लिए इसरो 3 और नाविक सैटेलाइट लॉन्च करेगा। अब ये नाविक सैटेलाइट है क्या जो इसरो लॉन्च कर रहा है, नए 3 और? ठीक है, तो मैंने आपको बताया क्या है नाविक। नाविक आपका, नाविक आपका स्वदेशी क्षेत्रीय उपग्रह, स्वदेशी क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में बोल देते हो ना शॉर्ट में, क्या, जीपीएस। जीपीएस, तो ये जीपीएस वाला जो सैटेलाइट है ये यूएस का है। अगर मैं आपसे पूछूं भारतीय जीपीएस कौन सा है, तो भारतीय जीपीएस है आपका ये। कौन सा? कहा गया नाविक? ये रहा नाविक। यहीं पे तो लिखा हुआ था, ये रहा नाविक। ये नाविक है आपका, भारतीय जीपीएस है। ठीक है, इसका पुराना नाम जो हुआ करता था, इसका पुराना नाम हुआ करता था IRNSS। ठीक है, IRNSS इसका पुराना नाम हुआ करता था। ठीक है, और ये भारतीय जीपीएस, अब इसका नाम भी बदल दिया गया था पहले, और इसका नाम कर दिया गया था क्या, नाविक। अब इस नाविक के तहत 3 नए सैटेलाइट जो है इसरो लॉन्च करेगा, NVS-03, NVS-04 और NVS-05। ये लॉन्च करने का प्लान बना रहा है कौन? इसरो। ठीक है, इसरो नाविक ग्रुप को मजबूत करने के लिए NVS-03, 04 और 05 लॉन्च करेगा। नए सैटेलाइट पूरे भारत और आसपास के इलाकों में पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग PNT सर्विस को बेहतर बनाएंगे। इसरो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट टकराव के खतरे को कम करने के लिए स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ा रहा है। ये कोशिशें आने वाले मिशन को सपोर्ट करेगी, जिसमें गगनयान और प्लान किया गया भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS शामिल है। अच्छी अच्छी जानकारी है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप सिर्फ इनको पढ़ लें। यहाँ पर जो आपके पढ़ने की चीज थी वो ये थी, जो आपसे एग्जाम में पूछेगा नाविक सिस्टम के बारे में कि नया कौन कौन से लॉन्च हो रहे हैं, NVS-03, 04, 05। आपसे पूछ लेगा नाविक सिस्टम जो बनाया गया है भारत, ये किसने बनाया? तो इसरो ने बनाया। ठीक है, इसके नए जो 3 वेरिएंट बना रहा है, ये कौन बना रहा है? ये भी इसरो बना रहा है। आपसे पूछ सकता है क्या, लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में। क्या पूछ सकता है आपसे? आपसे पूछ लेगा लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में। जैसे नेविक क्या है आपका, इंडियन जीपीएस है, पुराना नाम इसका IRNSS था। और ये जो अपनी सेवाएं देता है नाविक, ये 2 तरीके से आपकी सेवाएं देता है, आपको सेवाएं देता है 2 तरीके से। पहली सेवा का नाम है इसका स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस।
ठीक है, क्या है ये, इसका नाम है एसपीएस शॉर्ट में। तो ये जो एसपीएस है, स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस है, ये आपकी आम नागरिकों के लिए, आम नागरिकों को जो सुविधाएं मिलेगी वो एसपीएस से मिलेगी। ठीक है, फिर ये एक जो दूसरी सेवा देता है उसका नाम है आरएस, रिस्ट्रिक्टेड सर्विस, यानी प्रतिबंधित सेवाएं। प्रतिबंधित किसके लिए है, आम नागरिकों के लिए प्रतिबंधित है। तो मिलेगी किसको ये सेवाएं, ये आपकी मिलेगी मिलिट्री को, और जो आपके अन्य जो गुप्त ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, जैसे आपका आईबी हो गया, इन सबको इसकी जो है ना वो जानकारी मिलेगी। तो ये रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज है, जो किसको मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ हमारी आर्मी को मिलेगी। ठीक है, तो दो तरीके से सेवाएं आपको देता है। फिर इसी आर्टिकल में एक जिक्र हुआ है लो अर्थ ऑर्बिट का। लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट है आपकी, जैसे अगर ये पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी की जो सबसे नजदीक की कक्षा है इसकी, आपको पता है पृथ्वी की कक्षाएं आपने पढ़ा है, तो इसकी जो सबसे नजदीक की कक्षा है उसी को हम क्या बोल देते हैं, लियो, यानी लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में इसकी ऊंचाई है, कहां से, अर्थ से, ये वाली ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई, ठीक है, ये वाली ऊंचाई। तो ये कितनी है, लगभग 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है। और अगर यहाँ पर सैटेलाइट हम छोड़ते हैं, यहाँ पर हम सैटेलाइट स्थापित करते हैं, तो स्थापित करना आसान है दूसरी कक्षाओं की अपेक्षा, क्योंकि वो दूर है, ये पृथ्वी के नजदीक है। यहाँ पर जो आपका सैटेलाइट है, उपग्रह है, उसको छोड़ना आसान है। और अगर यहाँ पर आपने जीपीएस छोड़ा, आपने यहाँ पर जीपीएस भेजा है अपना, ये आपने जीपीएस इस पोजीशन पे लगा छोड़ा, ठीक है, तो ये अर्थ को कैसे कवर करेगा, अब ये देखो, ये अर्थ को कैसे कवर करेगा भाई, ये इसके सामने रहेगा हिस्सा, तो इतना हिस्सा ये कवर कर लेगा, इतना हिस्सा ये कवर कर लेगा। फिर ठीक है, फिर ये यहाँ पर आएगा तो ये वाला हिस्सा कवर करेगा, फिर यहाँ पर आएगा तो ये वाला हिस्सा कवर करेगा, और यहाँ पर आएगा तो ये वाला हिस्सा कवर करेगा। तो एक टाइम पे पूरा हिस्सा तो कवर नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए क्या किया हमने, बहुत सारे सैटेलाइट छोड़ दिए, अलग अलग सैटेलाइट अलग अलग समय पर अलग अलग स्थितियों में है। ठीक है, और वो अलग अलग आपको पिक्चर्स भेज रहे हैं, अलग अलग जानकारी आपको भेज रहे हैं। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हुई, इससे प्रॉब्लम हुई आपको कि यहाँ पर स्पेस में जाम लग गया। ठीक है, आपका स्पेस में लग गया जाम, ठीक, स्पेस में आपका लग गया जाम, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस डेब्रिस। ये जो स्पेस का जाम लग रहा है, फिर ये है कि आपके जो सैटेलाइट है, ये हमेशा तो रहने गए ही नहीं है वहां पर कि हमेशा रहेंगे, हमेशा तो वहां पर रहेंगे नहीं। तो इनकी जो है वो एक्सपायरी भी होगी। तो जब ये एक्सपायर हो जाते हैं, इनको वापस लाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इनको वापस लाया जा सकता है वहां से, कि अब इनकी सेवा खत्म हो गई तो आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस तो आ नहीं सकते। तो ये क्या करते हैं, वहां पर कचरा फैलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पेस डेब्रिस। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी बन जाता है कि स्पेस डेब्रिस कौन सी कक्षा में पाया जाता है। तो स्पेस डेब्रिस कौन सी कक्षा में पाया जाता है, आपका लो अर्थ ऑर्बिट में आपका पाया जाता है स्पेस डेब्रिस। क्या है स्पेस डेब्रिस, ये वो सैटेलाइट्स है जो एक्सपायर हो चुके हैं। ठीक है, इनके कल पुर्जे हैं, कई बार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ये सैटेलाइट टूट जाते हैं, एक दूसरे से टकरा गए तो टूट गए। ठीक है, टूटने के बाद में वो कचरा तो वहीं पर रह गया, उसको हम बोल देंगे स्पेस डेब्रिस, स्पेस कचरा। तो ये आपका होता है स्पेस कचरा। ठीक है, ये आपका होता है स्पेस कचरा।
वीडियो अटकी थी बच्चों, पता नहीं कहाँ से अटकी थी, मुझे तो ये भी याद नहीं है। ठीक है, पता नहीं कहाँ से अटकी है। ये वापस से कैमरा बहुत वो कर रहा है, पता नहीं अपडेट मांग रहा है या क्या कर रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो इस क्लास में आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, जो आपका आर्टिकल जहाँ से अटका हुआ है वो मैं बता दूंगा, आप उसको मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, चलिए, तो शायद हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, लो अर्थ ऑर्बिट तक। ये कैमरा अपडेट, इसको चेक करवाना पड़ेगा, कैमरे का अपडेट है या क्या है। ठीक है, ये कैमरा बार बार अटक जा रहा है, ये मैं 2 बार शूट कर चुका हूँ। ठीक है, तो अगर अभी आपको ऐसा लगा है ना कहीं पर ये क्लास अटकी है, तो आप मुझे बता देना, कमेंट में वो आर्टिकल लिख देना कि सर आप यहाँ पर बता रहे थे ये यहाँ से दिखना बंद हो गया था। ठीक है, तो मैं उसको दोबारा से रिपीट कर दूंगा, मैं उसको दोबारा से रिपीट कर दूंगा। तो मैंने आपको अभी तक बताया, नाविक सिस्टम इंडियन जीपीएस है। ठीक है, 2 सेवाएं देता है ये, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज एसपीएस, और दूसरी देता है आरएस रिस्ट्रिक्टेड सर्विस। जो एसपीएस सेवाएं हैं वो किसके लिए है, वो आम नागरिकों के लिए है, और जो आरएस रिस्ट्रिक्टेड, जो रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज है आरएस है, वो आपकी मिलिट्री के लिए है। ठीक है, तो ये 2 सेवाएं आपको देता है इंडियन जीपीएस है, पुराना नाम इसका क्या था, आईआरएनएस हुआ करता था। ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, अगर 1% यही वो वाला हिस्सा था जो वीडियो में नहीं आया, तो ये अब आपका कवर हो जाएगा। फिर दूसरा, मैंने आपको बताया लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में, पृथ्वी के सबसे नजदीक की कक्षा है, 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है, और यहाँ पर सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, चूंकि ये जो सैटेलाइट होता है ये पृथ्वी के बहुत बड़े हिस्से को कवर नहीं करता है, तो हमने क्या किया, हमने बार बार सैटेलाइट यहाँ पर डाले। ठीक है, इससे क्या हुआ, यहाँ पर बहुत ज्यादा सैटेलाइट हो गए, जिससे यहाँ पर क्या हुआ, एक जाम जैसी स्थिति बन गई। जैसे ट्रैफिक जाम हो जाता है ना, ऐसे ही यहाँ पर जाम हो गया। और फिर ये जो जो उपग्रह है, ये जो हम यहाँ पर छोड़ते हैं सैटेलाइट, ये सैटेलाइट आपस में टकरा भी जाते हैं कभी कभी, और हमेशा की जिंदगी तो लेके नहीं गए, हमेशा के लिए लाइफ तो लेके नहीं गए, तो एक्सपायर भी होते हैं। तो एक्सपायर होने के बाद में या एक दूसरे से टकराने के बाद में इनसे एक कचरा बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस कचरा, स्पेस डेब्रिस। तो एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि स्पेस डेब्रिस कौन सी कक्षा में पाया जाता है, तो वो एलईओ कक्षा में पाया जाता है, लो अर्थ ऑर्बिट कक्षा में पाया जाता है आपका स्पेस डेब्रिस। ठीक है, तो ये आपका आज का आर्टिकल था, चलते हैं आगे। अब ये है आपका, ईरान और ओमान ने जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, हॉर्मुज स्ट्रेट में नए शिपिंग रूट को लेकर के सहमति जताई है। ठीक है, नए जो शिपिंग रूट है उसको लेकर के सहमति जताई गई है। अब आप सबको बताइए आपका क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने यहां से रास्ता बना लिया, ठीक, ये वाला नया शिपिंग रूट बना रहे हैं, आएंगे यहीं से, हॉर्मुज स्ट्रेट से ही आएंगे, बस क्या कराए, नए कोऑर्डिनेट्स की, नए कोऑर्डिनेट्स पर सहमति जताई है। जैसे पहले शायद यहाँ से आते रहे होंगे, अब यहाँ से आएंगे या यहाँ से आएंगे, तो नए इन्होंने जो कोऑर्डिनेट्स है, नए कोऑर्डिनेट्स पर सहमति जताई है। ठीक है, तो ये आपका इस बारे में आर्टिकल था। ठीक है, ये इस बारे में आर्टिकल था, एक बार पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपका। ठीक, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, पिछले 2-2.5 साल से लगातार न्यूज में चर्चा में फिलहाल क्यों है। ईरान और ओमान हॉर्मुज स्ट्रेट, ईरान और ओमान हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर एक नए कमर्शियल शिपिंग रूट पर सहमत हुए हैं, जो दुनिया के सबसे जरूरी तेल ट्रांजिट चेक पॉइंट्स में से एक है। आप सबको पता है यहाँ से तेल आता है, यहाँ से आपका क्या आता है, तेल आता है, ऑयल आता है। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट्स में से एक है। अभी आपने देखा कि यहाँ पर युद्ध हुआ, तो भारत में या और अन्य देशों में क्या हुआ, गैस की आपको कीमतों में वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, ऑयल प्राइसेस में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिला। ठीक, इसी तरह से पूरे वर्ल्ड स्तर पर आपको ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिली है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, तो ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो अब इन्होंने क्या किया, ईरान और ओमान ने आपस में मिलकर सहमति जताई कि हमने जो कोऑर्डिनेट्स हैं, आप यहाँ से गुजर सकते हैं और हम आपसे को यहाँ से गुजरने देंगे, इस तरह की बात हुई नहीं। मुख्य बिंदु क्या रहे, ईरान और ओमान हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर एक नए शिपिंग रूट के ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स पर सहमत हो गए। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं वही रास्ते को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। जैसे यहाँ के कोऑर्डिनेट, यहाँ का कोऑर्डिनेट अलग होगा यहाँ के कोऑर्डिनेट से। ठीक है, तो जो लोकेशंस होती हैं उनको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं।
इस समझौते का मकसद क्या है? कमर्शियल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुनिश्चित करना और सामान्य समुद्री ट्रैफिक को फिर से शुरू करना है। इस व्यवस्था का मकसद हाल ही के क्षेत्रीय झगड़ों के कारण ग्लोबल तेल और कार्गो शिपमेंट में आने वाली रुकावटों को कम करना है। ठीक है, तो ये तो अच्छे अच्छे इसके उद्देश्य रहे। फिर हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में आपको पढ़ना है। एक पतला पानी का रास्ता है, ये देखिए एक पतला पानी का रास्ता है। क्या है ये? एक पतला पानी का रास्ता है। ये देखिए कितना पतला है पानी का रास्ता। ये एक पतला पानी का रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इस साइड में क्या है? आपका अरब सागर है। ठीक है फारस की खाड़ी को जोड़ता है ओमान की खाड़ी से ऐसे, और जोड़ता है अरब सागर से। ठीक है, हॉर्मुज स्ट्रेट, ये स्ट्रेट आपका जो है हॉर्मुज स्ट्रेट। दुनिया का लगभग 20% तेल का व्यापार इसी रास्ते से होता है। ठीक है, जो इसे दुनिया की सबसे जरूरी समुद्री चौक पॉइंट में से एक बनाता है। दुनिया का जो 20% तेल है वो यहीं से होकर गुजरता है, उसको यहीं से होकर गुजरना होता है। ठीक है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट्स में से एक है। अगर 20% जा रहा है तो सोचो पूरी दुनिया में जो प्राइसेस हैं, जो कीमतें हैं, वो ऊपर नीचे क्यों हो रही हैं? वो इसलिए तो हो रही है क्योंकि 20% तो यहीं से निकल रहा है और यहीं पर युद्ध हो गया, इसी रास्ते को रोक लिया गया। ठीक है, इसी रास्ते को रोक लिया गया, तो ये दिक्कतें हमको देखने को मिल रही है। अगला आर्टिकल है आपका, कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन और गृह सचिव गोविंद मोहन को 1 साल का सेवा विस्तार मिला है। अब इनके बारे में आपको जानने की अगेन कोई जरूरत नहीं है। अब आपको बताया कि अगर सचिव है तो इसका मतलब है कि उच्च दर्जे के सिविल सेवक है। भारतीय भारत सरकार में सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक है, उच्च दर्जे के नहीं, वरिष्ठ बोल देंगे आप। सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं ये, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं शुरुआती चरण में। ये कहाँ तक जाते हैं? अपने रिटायरमेंट के टाइम तक जाते जाते ये बन जाते हैं आपके सेक्रेटरीज, सरकार के साथ मिलकर के, मंत्रियों के साथ मिलकर के काम करते हैं। तो आपके जो कैबिनेट सचिव थे टीवी सोमनाथन, इनका जो टेन्योर है उसको 1 साल बढ़ा दिया गया है। उसी तरीके से जो आपके होम सेक्रेटरी थे यानी गृह सचिव थे, कौन? गोविंद मोहन, इनका भी टेन्योर 1 साल तक बढ़ा दिया गया है। अब आपको पता होना चाहिए क्या कि भारत के कैबिनेट सचिव कौन है और भारत के गृह सचिव कौन है। आपसे सिर्फ इतना सवाल पूछेगा, इसके अलावा आपसे कोई सवाल यहाँ से नहीं बनेगा। तो ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ना इनके बारे में ज्यादा जानना है। फिर बड़ौदा बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड ने मधु नायर को नया सीईओ बनाया। ठीक है, हो सकता है कभी सवाल पूछ ले किस तरह का कोई म्यूचुअल फंड है, उसके नए सीईओ कौन बने। तो बस आप इसको इतना ही अपने नोट्स में लिखेंगे कि बड़ौदा बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड ने मधु नायर को नया सीईओ बनाया। कि इसका नया सीईओ कौन बना है? मधु नायर बना। इतना आपको जानना है, आगे बढ़ो। ये आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल चर्चा में क्यों है? साइंटिस्ट सन यानी सन अंडर वॉच नेटवर्क, सन अंडर वॉच नेटवर्क प्रोजेक्ट के तहत हवाई के माउई सॉरी, थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। तो चर्चा में क्यों है? साइंटिस्ट जो हैं आपके सन यानी सन अंडर वॉच नेटवर्क प्रोजेक्ट के तहत हवाई के माउई आइलैंड में लगे एक टेलीस्कोप का इस्तेमाल सोलर तूफानों की मॉनिटरिंग और भविष्यवाणी को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको यहां से क्या जानना है? आपको यहां से जानना है कि सन अंडर वॉच नेटवर्क प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद क्या है। ठीक है, आपको ये जानना है। तो क्या है? बेहतर स्पेस वेदर प्रोडक्शन के लिए प्रिडिक्शन के लिए सोलर तूफानों को मॉनिटर और फोरकास्ट करना। यहां से आपका एक स्टैटिक का सवाल बनेगा, वो बनेगा सोलर तूफानों के ऊपर कि सोलर तूफान क्या है। ठीक है, जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है, सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, सोलर तूफान यानी सूर्य से निकलने वाला कोई तूफान है, सूर्य से निकलने वाले कोई तूफान है, ये आपको पता है इनके बारे में। ठीक है, ये आपको इतना तो पता चल गया कि सूर्य से निकलने वाले कोई तूफान है। तो क्या है सोलर फ्लेयर? चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, मान लीजिए सन की सरफेस है ये। ठीक है, यहाँ कोई बड़ा विस्फोट हुआ, यहाँ कोई बड़ा विस्फोट हुआ, तो इस बड़े विस्फोट के साथ में जो यहाँ पर ऊर्जा निकलेगी, जो यहाँ से ऊर्जा निकलेगी, जो यहाँ से ऊर्जा निकलेगी, ठीक है, बहुत तेज रोशनी, एक्सरे, ठीक है, एक्सरे विजन निकलेंगे यहाँ से, एक्सरेज निकलेंगी। ठीक है, यानी बहुत तेज ऊर्जा यहाँ से निकलेगी। इसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? सौर तूफान बोलते हैं।
या सोलर फ्लेयर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझे सॉरी, आप इसको ऐसे समझे जैसे कोई पटाखा आपने जलाते हैं, दिवाली पे आप पटाखे जलाते हैं और उस पटाखे में एकदम तेजी से विस्फोट हो। ठीक है, आप ऐसे सोचे कि इस सन में ऐसे ही तेजी से विस्फोट हुआ, सन में ऐसे ही तेजी से विस्फोट हुआ और उसमें क्या निकला, बहुत तेज रोशनी निकली, एक्सरे निकली और ऊर्जा निकली। ठीक है, ये जो विस्फोट है ये कुछ मिनट तक चल सकता है, कुछ मिनट तक या कुछ घंटों तक भी चल सकता है। जैसे यानी या तो एकदम तुरंत से विस्फोट हुआ, जो ऊर्जा निकली निकल गई, और उस ऊर्जा को हम क्या बोल देंगे कि सौर तूफान है, ये सोलर तूफान है। ठीक है, अगर ये सपोज करें धरती की तरफ आ जाए, इससे हम इतना क्यों घबराते हैं, ये यहाँ पर कहीं पर अर्थ है। अगर ये सौर तूफान आपका पृथ्वी की तरफ आ रहा है तो पृथ्वी की बहुत सारी कक्षाएं हैं, उनमें बहुत सारे सैटेलाइट हैं। ठीक है, तो ये उन सैटेलाइट्स को डैमेज कर सकता है, जिससे पृथ्वी पर पूरा जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठीक है, वो सही नहीं रहेगा। तो ये आपका सौर तूफान है और इससे जो मनुष्य डरता है वो इसीलिए डरता है। फिर दूसरी चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, कोरोनल मास इंजेक्शन। कोरोनल मास इंजेक्शन, ये मैं आपको ज्योग्राफी में अच्छे से बता पाऊंगा। कोरोनल मास इंजेक्शन क्या है, सोलर फ्लेयर क्या है, वहां पर मौजूद भी होगा, यानी आपके टॉपिक भी यही होंगे और बताने में मजा आएगा थोड़ा डिटेल में जाकर के। ठीक है, यहाँ पर तो ये है कि आपके आर्टिकल में आ रहा है, आपको नया ना लगे इसलिए मैं थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब जो सूरज की बाहर की वो होती है कोरोना, इसको बोलते हैं हम कोरोना। ठीक है, जो सूर्य के बाहर का वायुमंडल है जिसको हम कोरोना बोलते हैं। ठीक है, सपोज करें यहाँ का कोई वायुमंडल है। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, कोरोना। जो सूर्य की कोरोना है, कोरोना वायरस नहीं है, सूर्य के वायुमंडल को बोलते हैं आप कोरोना। तो जो सूर्य का कोरोना है यहाँ से बड़ी मात्रा में गैस और चुंबकीय पदार्थ निकलने शुरू हो जाए। यहाँ से क्या निकले, कोरोना से बड़ी मात्रा में गैसेस निकले, आपके चुंबकीय पदार्थ निकले। तो जब ये चीज आपकी निकलेगी, ठीक है, जब ये चीज आपकी निकलेगी तो क्या होगा, जो आपके आवेशित कण है या प्लाज्मा है वो क्या होगा, वो बाहर की तरफ फेंका जाएगा। ठीक है, यहाँ से बाहर की तरफ फेंका जाएगा। अगेन ये यहाँ पर पृथ्वी आपकी कहीं और ये आपके पृथ्वी की कक्षाएं हैं जहां पर आपके सैटेलाइट्स हैं, तो अगेन ये उनको डैमेज कर सकते हैं, इसलिए हम इनको पढ़ते हैं, इसलिए हम इनको पढ़ते हैं। ये ऐसे निकलता है, ये तो मैंने आपको बताया, जैसे पटाखा फटा तो पटाखा फटने से जैसे एकदम से ऊर्जा निकलती है, वैसे ऊर्जा निकली तो क्या है, सौर तूफान। और अगर आपका कोई ज्वालामुखी है, जैसे ज्वालामुखी आपका, ठीक है, इसमें ये फटा और आराम आराम से लावा बह रहा है, ये आराम आराम से लावा बह रहा है। तो जब इस तरह की स्थिति सूरज से हो यानी कोरोना से हो तो हम इसको बोल देते हैं क्या, CME, कोरोनल मास इंजेक्शन। ये होता है कोरोनल मास इंजेक्शन। इसमें क्या निकलते हैं, आवेशित कण निकलते हैं और उसमें गैसेस निकलती है। ठीक है, यहाँ पर क्या निकलता है, यहाँ पर क्या निकलता है भाई, यहाँ पर क्या निकलता है, यहाँ पर तेज रोशनी निकलती है, रेडिएशन निकलता है, एक्सरे निकलता है। यहाँ पर एक्सरेज निकलती है, तेज रोशनी निकलती है, रेडिएशन निकलती है। लेकिन यहाँ पर क्या निकलता है, यहाँ पर क्या निकलता है, अभी बताया मैंने, जल्दी से बताओ। यहाँ पर क्या निकलेगा, आपका गैसेस निकलेगी और चुंबकीय पदार्थ निकलेंगे, यानी आवेशित कण निकलेंगे, चुंबकीय पदार्थ और गैसेस निकलेंगी। तो ये दोनों में फर्क है, ये आपको आर्टिकल में देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने आपको बताया। देखिए, सन अंडर वॉच नेटवर्क प्रोजेक्ट सोलर तूफानों की ट्रैकिंग करता है और भविष्यवाणियों को बेहतर बना रहा है। तो ये जो आपका सन नेटवर्क है, जो सूर्य से उठने वाला सोलर तूफान है, ये जो सोलर तूफान है जिसको मैं अभी आपको सोलर फ्लेयर बताया, ये इसकी जानकारी देते हैं। ये जो सन नेटवर्क, यानी ये सन नेटवर्क के तहत ऐसे उपग्रह हैं जो आपको बताएंगे कि भाई सूर्य से एक तूफान निकला है, एक सोलर फ्लेयर निकला है, ये उसकी आपको फोरकास्टिंग करेंगे, उसकी जानकारी आपको देंगे। ठीक है, ताकि आप अपने तैयारी कर सको। यह प्रोजेक्ट हवाई के माउई आइलैंड पर एक सोलर टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके सूरज को लगातार देखता रहता है कि उसमें से सोलर फ्लेयर निकल रहा है, सोलर तूफान निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। यह साइंटिस्ट को सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इंजेक्शन यानी CMEs को पृथ्वी पर पहुंचने से पहले पता लगाने में मदद करता है। साइंटिस्ट ने इसको बनाया इसलिए ताकि जो CME है या सोलर फ्लेयर है उनका आप टाइम से पहले पता लगा सको कि वो वहां पर उठाए और हम यहाँ पर कुछ तो बचा सके।
ठीक है, बेहतर भविष्यवाणी, जीपीएस, सैटेलाइट नेविगेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, और इन सब रुकावटों को कम कर सकता है अगर हमें बेहतर जानकारी मिल जाए। ठीक, तो ये इस सब के बारे में था। सोलर तूफान क्या है वो मैंने आपको बता दिया। सन अंडर वॉच नेटवर्क क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ये एक टेलीस्कोप है, ठीक है, ये एक टेलीस्कोप है जो कहाँ पर लगा हुआ है, हवाई के माउई आइलैंड पर लगा हुआ है। हवाई किसके राज्य क्षेत्र में आता है, हवाई किसके नियंत्रण में है, बताएंगे। हवाई किसका आइलैंड है, आप सिर्फ इतना बताइए कमेंट्स में कि हवाई किसका आइलैंड है। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल आपका ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप के बारे में है। ठीक है, एक नया एग्रीमेंट हुआ है। सपोज करें आपने सभी ने विजय माल्या का नाम सुना है, आपने नीरव मोदी का नाम सुना है, तो ये लोग कौन है, ये इंडिया में करप्शन किए और इंडिया से बाहर भाग गए। इंडिया में करप्शन किए और इंडिया से बाहर निकल गए। तो भारत सरकार ऐसा प्लान कर रही है, चूंकि जो हमारी प्रत्यार्पण संधि है, एक्स्ट्राडिक्शन संधि है, एक्स्ट्राडिशन संधि है जो हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, वो सारे देशों के साथ में नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या होती है, ये ट्रीटी दो देश आपस में साइन करते हैं, और इसको साइन करने के बाद में अगर जैसे भारत और अमेरिका ने की है, ठीक है, तो अगर भारत से कोई अपराधी भाग करके अमेरिका जाता है यहाँ पर करप्शन करके, तो अमेरिकन गवर्नमेंट उसको भारत को सौंप देगी। ठीक है, ये ट्रीटी होती है आपकी प्रत्यर्पण संधि, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। ठीक है, तो हमें ऐसी ट्रीटी को बढ़ावा देने के लिए एक ये एग्रीमेंट ला रहे हैं। हैदराबाद में हुई ब्रिक्स की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप यानी ACWG की बैठक हुई है, और एसेट रिकवरी पर जो ब्रिक्स एक्सपर्ट नेटवर्क है, इसकी दूसरी बैठक में लॉ एनफोर्समेंट अधिकारियों को एक ब्रिक्स नेटवर्क बनाने के भारत के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति बनाई गई है। यानी जो इस तरह के अपराधी हैं जो करके भाग रहे हैं, उनको वापस लाने के लिए, उनको उन्हीं के जहां पर उन्होंने क्राइम किया है उन देशों में वापस भेजा जा सके, उन देशों में वापस प्रत्यर्पित किया जा सके, उसके लिए एक समझौता ला रहे हैं, एक नेटवर्क बनाने की बात कर रहे हैं। इस प्रस्तावित नेटवर्क का मकसद भ्रष्टाचार के मामलों में वांछित भगोड़े अपराधियों का पता लगाने और उनके प्रत्यर्पण में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। अब जैसे विजय माल्या को वापस नहीं दिया था लंदन ने, क्यों, क्योंकि उनके साथ में हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, प्रत्यर्पण संधि नहीं है। सपोज करें अगर लंदन के साथ में हमारी इस तरह की कोई ट्रीटी होती तो विजय माल्या वहां पर ना भागता। ठीक है, तो ये जो भगोड़े होते हैं ये फिर ऐसा देश ढूंढते हैं जिसके साथ में भारत की कोई एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, फिर ये क्या करते हैं ये वहां पर जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं उन देशों में, और वो देश इनको टेम्परेरी नागरिकता दे देते हैं इन्वेस्टमेंट देख करके। ठीक है, अब उन्हें कोई मतलब नहीं कि कहाँ पर अपराध करके आया या नहीं आया। तो भारत इसके लिए क्या कर रहा है, भारत इसके लिए एक समझौता बना रहा है, एक नेटवर्क बना रहा है जिसमें बहुत सारे देशों को लेकर के आ रहा है, अभी ब्रिक्स को लेकर के आया है। ठीक, यह बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT द्वारा आयोजित की गई। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा इसको इसको आयोजित किया गया है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये क्यों लाया जा रहा है, क्या है वो मैंने आपको बता दिया। आपको सीधा से याद रखना है, जो वांछित भगोड़े हैं उनको वापस लाने के लिए, प्रत्यर्पण संधि को प्रमोट करने के लिए ये आपका प्रस्ताव पर सहमति हो रही है। किसके साथ हुई है, अभी ब्रिक्स देशों के साथ हुई है। कौन से शहर में हुई है, तो हैदराबाद में हुई है। चूंकि आपका वनडे एग्जाम है तो आपसे कई बार शहर का नाम भी पूछ लेगा कि ये इस तरह की एक मीटिंग हुई थी तो कौन से शहर में हुई थी, तो कौन से शहर में आपकी मीटिंग हुई है, ये मीटिंग आपकी हैदराबाद में हुई है। ठीक है, अब देखिए आप, एक और नया इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और वो है इंडिया डे। हाल ही में इंडिया डे घोषित किया गया है, कहां पर, मैसाचुसेट्स में और बोस्टन शहर में। मैसाचुसेट्स कहां पर है, US का एक राज्य है, अमेरिका का एक राज्य है, और एक शहर है वहीं का बोस्टन। इन्होंने क्या किया, 15 अगस्त को इंडिया डे घोषित किया है। क्यों किया है, इस समय 15 अगस्त हमारा क्या है, स्वतंत्रता दिवस है, तो इस दिन को इन्होंने इंडिया डे के तौर पर मनाने की घोषणा की है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया डे कौन से शहर ने मनाने की घोषणा की है, तो वो आपका बोस्टन शहर है। अगर राज्य पूछ ले जाए अमेरिका का कौन सा राज्य है, तो अमेरिका का राज्य है मैसाचुसेट्स। अमेरिका का कौन सा राज्य है, मैसाचुसेट्स। यह घोषणा मैसाचुसेट्स के गवर्नर मोरा हेली और बोस्टन के मेयर मिशेल वू ने की है। भारतीय डायस्पोरा
दुनिया में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय कहाँ का है? भारत का है। भारत के लोग, इतनी बड़ी जनसंख्या है, अलग अलग देशों में जाते हैं, गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में रहते हैं। ठीक है, शायद ही ऐसा कोई कंट्री हो जहां पर भारतीय ना हो। भारतीय डायस्पोरा दुनिया में सबसे बड़ा डायस्पोरा, यानी भारतीय प्रवासी दुनिया में सबसे बड़े प्रवासी, सबसे ज्यादा नंबर है इनका प्रवासी के उसमें। तो इसका एक सॉफ्ट पावर है इनकी वहां पर,